Hi friends, welcome back to you my YouTube channel संजना विद्यापीठ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखिए बेटा, आज की क्लास में कल अपन ने जो टॉपिक खत्म किया था उसी के आगे कंटिन्यूस करना है। कल अपने पास टॉपिक था यहाँ पर परमाणु के अंदर अपरमाणविक कणों की खोज, जिसमें अपन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में कुछ जानकारी ली थी यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ से होती है। जहां अपन ने विसर्जन नली का प्रयोग पढ़ा था कि विसर्जन नली का प्रयोग के द्वारा कुछ किरणें कैथोड से उत्सर्जित हो रही है और वो किरणें ही यहाँ पर किससे मिलकर बनी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन से मिलकर, ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। उसी के आगे कंटिन्यूस करते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, जिसको हम बोलते हैं आवेश E और द्रव्यमान ME, E/ME का अनुपात। देखिए बेटा, 1897 के लगभग सर जे थॉम्सन ने विद्युत विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रॉन को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हुए, क्या कहा मैंने यहाँ पर कि सर जे थॉम्सन ने यहाँ पर विसर्जन नलिका में यहाँ पर जो कैथोड किरणें थी या फिर जो इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के कहाँ रखा बेटा, लंबवत रखा। और लंबवत रख करके यहाँ पर उस विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को यहाँ पर आधार बनाते हुए यहाँ पर जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कैलकुलेट किया। क्या कहा मैंने, वापस से सुनिए यहाँ पर कि सर जे थॉम्सन ने जो विसर्जन नलिका जो फैराडे ने ली थी, उसी विसर्जन नलिका प्रयोग को वापस से दोहराया। दोहराने का मतलब क्या था इनका कि इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा गया, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया। तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इस इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव होता है, उसी के आधार पर इन्होंने E/ME का क्या ज्ञात किया बेटा, अनुपात ज्ञात किया। अब देखिए वो प्रयोग क्या था यहाँ पर। कैथोड और ये आपका एन क्या प्रवाहित करते हैं इसमें विद्युत धारा। तो इस कैथोड से कुछ किरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इन किरणों को इस एनोड में लगे छिद्र में से प्रवाहित करके आगे की ओर भेजा गया, जहां इन्होंने इस कैथोड किरण के लंबवत दिशा में, कैथोड किरण के कौन सी दिशा में बेटा, लंबवत दिशा में विद्युत और
चुंबकीय क्षेत्र को रखा। लंबवत का मतलब होता है दोनों के मध्य 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर इस किरण के और विद्युत क्षेत्र के मध्य भी 90 डिग्री का कोण था। चुंबकीय क्षेत्र और कैथोड किरण के मध्य भी 90 डिग्री का कोण था। साथ ही विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य भी कितने का कोण था बेटा? 90 डिग्री का। सभी कौन सी दिशा में थे? लंबवत दिशा में। देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आवेशित दो प्लेटें रखी गई। कौन सा क्षेत्र जनरेट करने के लिए बेटा? विद्युत क्षेत्र जनरेट करने के लिए। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने लंबवत दिशा में क्या रखी बेटा? चुंबक। लंबवत दिशा में इन्होंने क्या रखी? चुंबक। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या जनरेट करने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करने के लिए। क्या जनरेट करने के लिए बेटा? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। अब यहाँ पर इस किरण को जैसे ही हम इस क्षेत्र में से क्या करते हैं बेटा? प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ इस किरण पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रभाव होता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रभाव होता है। उसी प्रभाव को देखने के लिए यहाँ पर पीछे की ओर जिंक सल्फाइड का क्या लगा दिया गया? प्रतिदीप्त पर्दा। क्या लगा दिया गया बेटा? यहाँ पर प्रतिदीप्त पर्दा। ये तो प्रेक्षण था इनका, यहाँ पर प्रयोग था कि इन्होंने कैथोड किरण को इस एनोड के छोटे से छिद्र में गुजारते हुए इस किरण को यहाँ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो दोनों भी एक दूसरे के लंबवत थे और इस किरण के भी क्या थे बेटा? लंबवत दिशा में थे। इसमें से होते हुए किसको गुजारा? यहाँ पर कैथोड किरण नलिका को गुजारा। तो ये क्या देखते हैं कि जब केवल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब केवल क्या लगाया जाता है? विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो ये किरण यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती हैं और प्रभावित होकर के ये विचलित हो जाती हैं अपने इस सीधे कोण से। विचलित होकर के ये प्रतिदीप्त पर्दे के ए बिंदु पर प्रतिदीप्ति का चमक का क्या करती है? निर्माण करती है। ऐसे ही यदि केवल क्या लगाया जाए? यहाँ चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा यहाँ पर ये कैथोड किरण विचलित होती हैं और विचलित होकर के यहाँ पर सी बिंदु पर प्रतिदीप्ति का क्या करती है? निर्माण करती है। अब यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो ये किरण बिना विचलित हुए सीधे की सीधे गमन करती हुई बी बिंदु पर प्रतिदीप्ति का क्या करती है? निर्माण करती है। क्या कहा आपने यहाँ पर कि जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये किरण अपने पथ से विचलित होकर के ए बिंदु पर क्या बनाती है? प्रतिदीप्ति। ऐसे ही केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये किरण अपने पथ से विचलित होकर के यहाँ पर सी बिंदु पर क्या बनाती हैं? प्रतिदीप्ति। और यदि दोनों क्षेत्रों को एक साथ लगा दिया जाए तो यहाँ पर ये बिना विचलित हुए बी बिंदु पर प्रतिदीप्ति का क्या करती है? निर्माण करती है। अब देखिए बेटा, आपने कहा कि ये कैथोड किरण नलिका इस परिस्थिति में आकर के अपने पथ से क्या हो रही है? विचलित हो रही है। तो इसका जो विचलन है वो विचलन 3 फैक्टर पर निर्भर करता है, 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक आता है यहाँ पर कण पर ऋण आवेश का मान। ऋण आवेश का मान कि यहाँ पर इस कैथोड किरण के जो कण है, इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश का मान जितना ज्यादा होता है इसके विचलन की प्रवृत्ति भी, विचलन की
प्रवृत्ति भी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। जितना ज्यादा ऋणावेश होगा उतनी ही ज्यादा ये किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगी, विचलित होगी। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर कण का द्रव्यमान। कण का द्रव्यमान, इस कण का द्रव्यमान जितना हल्का होता है उसके विचलन की दर, जितना यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान हल्का, हल्का का मतलब है यहाँ पर कम, जितना कम होता है विचलन उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। भाई एक मोटा व्यक्ति है, क्या उसको फूंक देकर के आप हिला सकते हो, नहीं। एक पतला व्यक्ति है, उसको आप फूंक देकर के क्या कर सकते हो, हिला सकते हो। वही कंडीशन है बेटा यहाँ पे कि यदि आपके पास कण का द्रव्यमान क्या है, कम है, तो उसका विचलन क्या होगा बेटा, यहाँ पर ज्यादा होगा। थर्ड कंडीशन यहाँ पर डिपेंड करती है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर, यानी इनकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। इस विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की कैपेसिटी, प्रबलता जितनी ज्यादा होती है, विचलन यहाँ पर उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। अच्छी समझ में यहाँ पर कि इस कैथोड किरण के विचलन की जो प्रकृति है, वो प्रकृति कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटा, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कण पर ऋणावेश जितना ज्यादा होगा उसका विचलन उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। कण का द्रव्यमान जितना कम होगा उसका विचलन उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जितनी ज्यादा होगी, विचलन का मान उतना ही क्या होगा बेटा, अधिक होगा। अब देखिए, इसी को आधार बनाते हुए, इसी कहानी का आधार बनाते हुए यहाँ पर सर जे थॉम्सन यहाँ पर रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में इस इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का क्या बताते हैं बेटा, अनुपात बताते हैं। कुछ गणनाएं करते हैं, गणनाएं अपने कोर्स में नहीं है, अपने को केवल सीधा इसका मान ज्ञात करना है, सीधा मान याद करना है। देखिए ये मान क्या था यहाँ पर, जे थॉम्सन के अनुसार इलेक्ट्रॉन के E/m आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है, वो अनुपात होता है 1.758820 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का क्या होता है बेटा, अनुपात होता है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए बेटा, आपको आवेश मिल गया और द्रव्यमान का अनुपात आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात प्राप्त हुआ। इसी अनुपात को और आगे लेते हुए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर एग्जैक्ट आवेश और द्रव्यमान की क्या करेंगे, गणना करेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे केवल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना। द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, लेकिन अब अपने को केवल क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ पर आवेश का मान। केवल किसका मान कैलकुलेट करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान ज्ञात किया जाता है एक विशेष प्रयोग के द्वारा, और उस प्रयोग का नाम है टेल बूंद प्रयोग। एक विशेष प्रयोग है टेल बूंद प्रयोग। देखिए बेटा, टेल बूंद प्रयोग दिया गया था आर मिलिकन द्वारा। आर मिलिकन के द्वारा यहाँ पर क्या दिया गया था बेटा, टेल बूंद प्रयोग दिया गया था सन 1906 से लेकर के 1914 के बीच में। इस ड्यूरेशन में यहाँ पर
मिलीकर ने क्या किया था, एक तेल बिंदु प्रयोग किया था। बेटा देखिए तेल बिंदु प्रयोग क्या था यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर दो आवेशित प्लेटों युक्त एक संघनित्र लिया। मिलीकर ने यहाँ पर दो आवेशित प्लेटों युक्त क्या लिया बेटा, एक संघनित्र लिया। एक थी यहाँ पर माइनस के रूप में और एक थी यहाँ पर प्लस के रूप में। क्लियर है? यहाँ पर इस प्लेट पर, ऊपर वाली जो प्लेट है उस प्लेट पर एक छोटा सा क्या बनाया इन्होंने, होल बनाया, छिद्र बनाया। साथ ही देखिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इस होल पर कुहासे के रूप में, कोहरे के रूप में यहाँ पर तेल की बूंद का क्या किया बेटा, छिड़काव किया। ये लीजिए बेटा, बोतल में आपने तेल भर लिया और इस तेल का कीप की सहायता से यहाँ क्या किया गया बेटा, बूंद के रूप में छिड़काव किया गया, कुहासे के रूप में। इसे अपन बोलते हैं कणित्र। क्या बोलते हैं? कणित्र। कणित्र की सहायता से, कणित्र की सहायता से तेल की बूंदों का इस आवेशित प्लेट के छिद्र पर कुहासे के रूप में, कोहरे के रूप में यहाँ पर क्या किया बेटा, छिड़काव किया। क्लियर है? साथ ही इन्होंने देखे यहाँ पर इस सिलेंडर में भरी गैस, क्या भरी, गैस, और उस गैस को आयनीकृत करने के लिए क्या डाली, एक्स-रे। क्या डाली यहाँ पर, एक्स-रे, एक्स किरणें डाली। जैसे ही हम एक्स किरणें इस सिलेंडर पे डालते हैं, संघनित्र पे डालते हैं, तो गैस के कण क्या होते हैं, अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अपने आयनों में टूटे जाते हैं। किसके द्वारा बेटा, एक्स किरणों के द्वारा। जैसे गामा किरणें होती है उसी के अनुरूप आपकी कौन सी किरणें होती है बेटा, एक्स किरणें होती है। देखिए यहाँ पर साथ ही यहाँ बूंद को देखने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक लगाई माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन। इसको देखने के लिए क्या लगाई इन्होंने यहाँ पर, माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन यहाँ पर लगाई। गिरती हुई तेल की बूंदों को देखने के लिए यहाँ इन्होंने माइक्रोमीटर युक्त क्या लगाई बेटा, यहाँ पर दूरबीन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए बेटा, इस छिद्र से जो कुहासे के रूप में तेल की बूंद थी वो धीरे धीरे कहाँ गिरेगी बेटा, यहाँ पर नीचे की। कहाँ गिरेगी, नीचे की ओर गिरेगी। देखिए यहाँ पर जब ये तेल की बूंद नीचे की ओर गिरती है तो ये कहाँ आती है, गैस के कणों के संपर्क में आती है, गैस के कणों के आयनों के संपर्क में आती है और संपर्क में आकर के क्या करती है बेटा, संघट करती है, टक्कर करती है। यहाँ से तेल की बूंद गिर रही है, यहाँ गैस के आयन है, तो ऑब्वियसली है तेल की बूंद उन गैस के आयनों से क्या होगी, टकराएगी। जैसे ही ये तेल की बूंद गैस के आयनों से टकराती है तो आयनों का आवेश किस पर आ जाता है बेटा, तेल की बूंद पर आ जाता है। अब देखिए तेल की बूंद पर जो आवेश आया तो उन आवेशित युक्त तेल की बूंदों की संख्या को इस माइक्रोमीटर वाली दूरबीन की सहायता से क्या कर लिया गया, काउंट कर लिया गया। इसी काउंट करने के आधार पर, यानी गिरने वाली आवेशित तेल की बूंदों के आधार पर मिलीकन ने यहाँ पर एक बेस बनाया, एक आधार बनाया, और वो आधार क्या कहता है यहाँ पर कि इस तेल की बूंद का आवेश, तेल की बूंद पर आवेश का मान, तेल की बूंद पर आवेश का मान, तेल की बूंद पर आवेश का मान विद्युत आवेश का क्या होता है, गुणक होता है। विद्युत
आवेश का क्या होता है, गुणक होता है। क्या कहा कि तेल की बूंद पर जो आवेश है उस आवेश का परिमाण ले लीजिए, मान की जगह क्या ले लेते हैं, परिमाण लेते हैं यहाँ पर, तो वो परिमाण विद्युत आवेश का क्या होता है बेटा, गुणक होता है। मान लेते हैं तेल की बूंद पर आवेश का परिमाण क्या है, Q, और ये Q यहाँ पर विद्युत आवेश E का क्या होता है बेटा, गुणक होता है। यानी Q बराबर क्या होता है, NE, जहां N बराबर होता है 1 2 3 4, आगे टेस्ट क्लियर है। यानी इस जो विद्युत आवेश है E है, इस E का क्या होता है बेटा, गुणक होता है। क्लियर है यहाँ पे। और विद्युत पर जो आवेश है, जो गुणक है, उस गुणक का मान होता है यहाँ पर -1.602176 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। कितना होता है बेटा यहाँ पर -1.602176 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। जो आपकी कहाँ थी आवेश होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। क्लियर है यहाँ तक। यानी इस मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग द्वारा आपने यहाँ पर किसकी गणना की बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। वापिस से थोड़ा सा देख लीजिए कि इन्होंने क्या लिया, एक आवेशित प्लेट युक्त संघनित्र लिया। इस संघनित्र की ऊपर वाली प्लेट पे छोटा सा छिद्र किया। इस छिद्र पर कणित्र की सहायता से कुहासे के रूप में तेल की बूंदों की बौछार करवाई। साथ ही यहाँ पर संघनित्र में इन्होंने क्या भरी, गैस। उस गैस पे क्या डाला बेटा, यहाँ पर एक्सरे। एक्सरे की सहायता से गैस क्या होगी, अपने आयनों में टूट गई। जैसे ही यहाँ से तेल की बूंद छिद्र से गिरती है तो वो आयन के साथ क्या करती है, टक्कर करती है, संघट करती है। उस टक्कर और उस संघर्ष से यहाँ पर आयन पर जो आवेश होता है वो किस पर आ जाता है, तेल की बूंद पर आ जाता है। यहाँ से माइक्रोमीटर दूरबीन की सहायता से यहाँ गिरने वाली तेल की बूंदों की क्या निकाल ली जाती है बेटा, संख्या निकाल ली जाती है। उसी संख्या के आधार पर यहाँ पर मिलिकन क्या कहते हैं कि इस तेल की बूंद पर जो आवेश का परिमाण है वो परिमाण विद्युत आवेश, भाई विद्युत आवेश प्लेटें लगाई थी, उसी के आधार पर बूंदे गिरेगी यहाँ पर, तो उस विद्युत आवेश का क्या होती है बेटा, गुणक होती है। यानी Q बराबर क्या है आपके पास Ne, जहां N बराबर कितना है 1 2 3 4, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है बेटा, -1.602176 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्लियर है बेटा यहाँ पर। अब बात किसकी बची बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की। किसकी कहानी शेष रही बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। द्रव्यमान आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। कैसे बेटा, यहाँ पर कि आपको E अपॉन आवेश अपॉन द्रव्यमान का अनुपात पता है। अनुपात कितना अभी अभी कैलकुलेट किया था जे थॉमसन ने, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। क्लियर है यहाँ पे। इस आवेश का मान आपको मिल गया यहाँ पर, तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पर, ME। इस वैल्यू को इधर ले आओ और ME को इधर ले जाओ, तो ME बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.602176 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम अपॉन अनुपात कितना है आपके पास 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। कहाँ चला गया बेटा, ऊपर। कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसिल। 10⁻11 को ऊपर लेकर जाइए, आपके पास कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 30। 1.7 का भाग 1.6 में लगाओगे तो 0 समथिंग मान आएगा। उसी को ओवरऑल जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये मान अपने को मिलता है 9.1094 इंटू
10⁻⁻31 किलोग्राम। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यानी 3 वैल्यू अपने को याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, और साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान। ये 3 न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद करनी है। क्यों? क्योंकि आगे जब अपने पास क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास यहाँ पर, तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का ज्ञान होना आवश्यक है। रट्टा मारना है, कुल मिलाकर के आपको ये मान रटने ही है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। चलिए बेटा, ये था आपके पास इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट जानकारी, यहाँ पर इसकी खोज, उसके बाद में आवेश और उसके बाद में इसका द्रव्यमान। ऐसे ही अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट कण आता है अपरमाणविक में प्रोटॉन। क्या आता है बेटा? अपरमाणविक में प्रोटॉन आता है। उसी प्रोटॉन की खोज यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पर प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टाइन द्वारा। गोल्डस्टाइन द्वारा प्रोटॉन की क्या की गई थी? खोज की गई थी। वे गोल्डस्टाइन भी कम नहीं थे। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो एनोड के पीछे प्रतिदीप्त पर्दा लगा था, उस पर्दे को हटा करके वे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी थी आप लोगों की तरह। तो इन्होंने क्या किया, उसी जिंक सल्फाइड के पर्दे को कैथोड के पीछे लगा दिया। क्या किया इन्होंने यहाँ पर कि जो जिंक सल्फाइड का प्रतिदीप्त पर्दा था विसर्जन नलिका में, यहाँ पर उस प्रतिदीप्त पर्दे को इन्होंने किसके पीछे लगा दिया बेटा? यहाँ पर कैथोड के पीछे। ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। क्या किया इन्होंने? बड़े ही चंचल थे, एनोड से पर्दा हटा करके ये लीजिए कोई ना कोई कार्यवाही करनी थी, और कहाँ रख दिया इस पर्दे को? यहाँ पर कैथोड के पीछे। अब देखिए बेटा, कोई विद्युत धारा आपने इसमें प्रवाहित की। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बेटा देखिए यहाँ पर जिस प्रकार कैथोड से कुछ किरणें निकल रही थी, वैसे ही एनोड की तरफ से भी यहाँ पर कुछ किरणें निकल के कैथोड की ओर गमन करती। क्या कहा बेटा यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर कैथोड से किरणें निकल करके किसकी ओर जा रही थी? एनोड की ओर जा रही थी। वैसे ही यहाँ पर इसी के परिवर्तित रूप में, इसके विपरीत रूप में एनोड से भी कुछ किरणों का उत्सर्जन होता है, और वो किरणें इस कैथोड के पीछे लगे प्रतिदीप्त पर्दे पर प्रतिदीप्ति का क्या करती हैं? निर्माण करती है। देखिए बेटा यहाँ पर चूंकि ये किरणें कहाँ से निकल रही हैं बेटा? एनोड से निकल रही है, इसलिए इनको कहा जाता है एनोड किरणें। क्या कहा जाता है? एनोड किरणें। एक विशेष नाम भी इनका प्रचलित है, और विशेष नाम है कैनाल किरणें। एक विशेष नाम भी इनका प्रचलित है बेटा, ध्यान रखना है। कौन सी किरणें बेटा? यहाँ पर कैनाल किरणें। क्लियर है? देखिए यहाँ पर इन्हीं कैनाल किरणों की एक दो विशेषताएं आपको यहाँ पर याद रखनी है कि एनोड किरणें कहाँ से निकल रही है? धन आवेश से किसकी ओर जा रही है?
ऋण आवेशित की ओर जा रही है। ऋणावेश की तरफ कब जाएगी बेटा? जब ये किससे मिलकर बनी हुई हो? धन आवेशित कणों से मिलकर बनी हुई हो। क्या कहा आपने यहाँ पर कि एनोड किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और इन्हीं धन आवेशित कणों को अपन क्या कहते हैं बेटा? प्रोटॉन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए बेटा कि यहाँ पर जो धन आवेशित किरणें हैं, ये धन आवेशित किरणें इस विसर्जन नलिका में जो गैस भरी हुई थी उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर बेटा? यहाँ पर गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे इसका आवेश का मान, इसके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? यहाँ पर इस गैस की प्रकृति पर ही डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर इस पर जो आवेश होता है वो आवेश इसमें जो भरी हुई गैस है उस गैस का इकाई गुणक होता है। इसमें भरी हुई गैस का क्या होता है बेटा? इकाई गुणक होता है। अब एक विशेष गुण जो आपको याद रखना है वो क्या है कि यहाँ पर आपके पास कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में अपने पथ से बिना विचलित हुए वो एक सीधी रेखा में क्या कर रही थी? गमन कर रही थी। वैसे उसी के विपरीत यहाँ पर जो एनोड किरणें हैं, अगर इनको विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दिया जाए यहाँ पे तो ये कैथोड किरणों का विपरीत प्रभाव दर्शाती हैं, अर्थात वो अपने मूल पथ से क्या हो जाती हैं? विचलित हो जाती है। वो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है बेटा? यहाँ पर विचलित हो जाती है। ये विशेष पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणों के विपरीत, कैथोड किरणों के विपरीत एनोड किरणें अपने मूल पथ से बेटा, अपने मूल पथ से क्या हो जाती है बेटा? विचलित हो जाती है। चीज समझ में यहाँ पर ये गुण क्या होता है बेटा? जस्ट कैथोड किरणों का विपरीत होता है। क्लियर यहाँ तक? देखिए यहाँ पर ये जो आपकी किरणें हैं इनको भी हम देख नहीं सकते नग्न आंखों के द्वारा। सीधे अपन देखना चाहें तो उन्हें देख नहीं सकते इनको। केवल इस प्रतिदीप्त पर्दे पर प्रतिदीप्ति निर्माण के आधार पर केवल क्या किया जा सकता है बेटा? अनुभव किया जा सकता है। जैसे कैथोड किरणों को भी हम क्या नहीं कर सकते थे? देख नहीं सकते थे नग्न आंखों के द्वारा, वैसे ही यहाँ पर इनको भी नहीं देख सकते। केवल इस प्रतिदीप्त पर्दे की चमक के आधार पर, प्रतिदीप्ति के आधार पर इसका क्या किया जा सकता है बेटा? अनुभव किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। क्लियर है यहाँ पे? देखिए इस प्रोटॉन की हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो धन आवेशित कण है वो सबसे छोटा धन आवेशित कण होता है हाइड्रोजन परमाणु का। हाइड्रोजन परमाणु का सबसे छोटा धन आवेशित कण होता है और उस धन आवेशित कण को ही अपन क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर प्रोटॉन कहते हैं। अर्थात यहाँ पर इस प्रोटॉन पर आवेश का मान कहाँ डिपेंड करेगा? कौन सी गैस से ये उत्पन्न हो रहा है, कौन से तत्व से ये उत्पन्न हो रहा है। देखिए यहाँ पर प्रोटॉन पर आपने ये कहा कि आवेश कौन सा होता है बेटा? धन आवेश होता है, प्लस ही होता है। लेकिन इस आवेश का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। 1.60176 into 10⁻⁻19 कूलम। मान तो वही है लेकिन केवल आपका चिन्ह क्या होगा? चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश जबकि प्रोटॉन पर क्या होता है बेटा? प्लस आवेश होता है।
हम बात करें यहाँ पर इसके द्रव्यमान की, इसकी बात करें बेटा यहाँ पर द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो कि इलेक्ट्रॉन से कुछ क्या है बेटा, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन से कुछ क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। क्लियर है? ये बस इतनी सी कहानी किसके बारे में थी बेटा, आपके पास प्रोटॉन के बारे में। अब हम लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अपने पास है यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज। क्या है बेटा? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? जेम्स चैडविक के द्वारा। देखिए बेटा, जेम्स चैडविक ने यहाँ पर बेरिलियम जो नाभिक था, बेरिलियम जो नाभिक था, उस बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कणों की क्या करवाई, बौछार करवाई। अल्फा कणों की क्या करवाई, बौछार करवाई। तो ये क्या देखते हैं यहाँ पर कि हीलियम नाभिक के साथ साथ, हीलियम नाभिक के साथ साथ इकाई द्रव्यमान वाले उदासीन कणों का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। हीलियम नाभिक के साथ साथ यहाँ पर इकाई द्रव्यमान और आवेश क्या होता है, स्पेस जीरो होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इस उदासीन कण का क्या होता है बेटा, उत्सर्जन होता है। इसी उदासीन कण को क्या नाम दिया जाता है बेटा, यहाँ पर न्यूट्रॉन। इतना ही याद रखना है। कहाँ से खोज की गई थी बेटा, यहाँ पर जेम्स चैडविक के द्वारा बेरिलियम नाभिक से की गई थी। क्लियर है? साथ ही आपको ध्यान रखना है, इस पर इकाई तो क्या होता है, द्रव्यमान, और ये प्रकृति में कैसा होता है बेटा, उदासीन होता है। देखिए यहाँ पर इस न्यूट्रॉन पर आवेश तो आपने जीरो बता दिया, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान यहाँ पर इस प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा क्या होता है, अधिक होता है। कितना बेटा, यहाँ पे 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखिए यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, बस इतना सा फर्क है। लगभग अपन ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ये थे आपके पास यहाँ पर कुल मिलाकर के परमाणु के अंदर 3 अवपरमाणविक कण, सब एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर बेटा? यहाँ पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।